अब जिस तरह से अमेरिका मुसलसल ईरानी फौजी तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है मुसलसल, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि ईरान कहता है कि हम तो दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मतलब अगर बात होगी तो फिर ताकत की पोजीशन से ही बात करेंगे। तो इस पूरे सिनारियो में ऑब्वियसली लग तो यही रहा है कि दोनों पीछे हटने से बाज नहीं आ रहे, नोबडी इज विलिंग कि कोई एक पीछे हटे। तो और इस सारे सिनेरियो में दोनों को फेस सेविंग चाहिए, वो किस तरह से हो सकती है? क्या जो एमओयू जो पहले हुआ था उसको बेहतर करने की जरूरत है, दोबारा से ऑब्वियसली टेबल टॉक पर आने की जरूरत है? जी शजिया, यही रास्ता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर फर्ज कर लें कि अमेरिका फील करता है कि, और अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को काफी बातें सुननी पड़ी इस्लामाबाद एमओयू के बाद, खासतौर पे जो प्रो जायनिस्ट लॉबी है अमेरिका में जो कि बहुत स्ट्रांग है, उनकी तरफ से बहुत इतराज आया कि जी कि आपने तो सब कुछ ईरान को दे दिया है और लगता है कि आपने शिकस्त मान ली है। तो अगर वो समझते हैं कि इस्लामाबाद एमओयू को इम्प्रूव अपॉन करना चाहिए तो ईरान को भी उनको एक मौका देना चाहिए कि क्या कहते हैं कि आप आपस में बैठें थ्रू दी मॉडरेटर्स जो पाकिस्तान और कतर हैं, इनके दरमियान इनके साथ बैठ के उस डॉक्यूमेंट को बेहतर कर लें। लेकिन नेगोशिएशंस के अलावा और एक मिडिल वे फाइंड किए बगैर अब इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई हल नहीं है। अब ना अमेरिका ईरान को शिकस्त दे सकता है और ना ईरान अमेरिका को इतना डैमेज दे सकता है कि वो यहां से अपनी हार मान के निकल जाए। सो एक स्टेलमेट की कंडीशन है और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एरिया जो गल्फ है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जिस तरह इफेक्ट हो रही है, आई थिंक दोनों को एक एक कदम पीछे लेना चाहिए और पाकिस्तान को मौका देना चाहिए कि वो दोबारा एक अच्छा एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में करा दे। लेकिन शजिया, आपको अगेन मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा कि आप याद रखिएगा कि इस्लामाबाद एमओयू के खिलाफ सबसे ज्यादा रिएक्शन इजराइल ने शो किया था, ठीक है ना, बिल्कुल। और जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में थी। सो मेरा ख्याल में कि जो है ना वो दे विल कंटिन्यू टू रिमेन द बुल इन द चाइना शॉप और अमेरिका को अब इजराइल को दोबारा कंट्रोल करने की जरूरत होगी जब नेगोशिएशंस दोबारा प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएंगे। ऐसे ये बताइए कि अपनाए हुर्मुज पर अमेरिका और ईरान के दावे सामने आ रहे हैं। अगर अपनाए हुर्मुज में कशीदगी बरकरार रहती है तो क्या आलमी ताकतें सिर्फ बहरी तहफ्फुज़ तक महदूद रहेंगी या बहरान एक नए आलमी इत्तेहाद और महाजबंदी को जन्म दे सकता है? शजिया, देखें, अगर आप इस्लामाबाद एमओयू के डॉक्यूमेंट को देखें तो उसका जो क्लॉज 5 था उसने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फ्यूचर सोल्यूशन की तरफ दोनों पार्टीज को लेके गया था। वो जो है ना क्लॉज बड़ा क्लियरली ये कहते हैं कि क्योंकि इस इलाके के अंदर जो ममालिक हैं वो गल्फ कंट्रीज हैं और ईरान है, तो द आर्टिकल सेज कि ईरान अलोंगसाइड ओमान एंड द गल्फ कंट्रीज विल फॉर्मुलेट अ न्यू मेथड के जिसके तहत वो जो है इस इलाके के अंदर जो है ना बिल्कुल जो शिपिंग को दोबारा उस लेवल पर लेकर आएंगे जो 28 फरवरी से पहले की थी और कोई टोल वगैरह फॉर 60 डेज नहीं लगेगा। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी कि जिसके अंदर जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं वो आपस में बैठते, ईरान की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो उन सब ममालिक के साथ कोऑर्डिनेट करे और कोई एक ऐसा मुआहदा आपस में करे जिससे सारी पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। लेकिन अमेरिका को जब ये पता नजर आया कि जी के क्या कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ईरानियन इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ जाएगा क्योंकि अब सबको आपस में बातचीत करके आगे बढ़ना होगा, तो जो है उन्होंने फिर एक नया शोशा छोड़ा जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक ईस्टर्न वे और एक वेस्टर्न वे बनाया और वेस्टर्न वे से थ्रू उन्होंने शिप्स को पास करवाने की कोशिश की। लेकिन पिछले एक हफ्ते में हमने देख लिया है कि एवरी डे 8 से 10 शिप्स गुजर चुकी हैं, जबकि एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 150 से 200 शिप्स एवरी डे गुजरा करती हैं। तो इसका मतलब है कि जो 10% भी ट्रैफिक नहीं दोबारा बढ़ी है और जब पिछले 4-5 दिनों के अंदर 3 शिप्स
डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं वेस्टर्न रूट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम उसी इस्लामाबाद एमओयू की तरफ जाएं और इस इलाके की जितनी कंट्रीज हैं वो आपस में बैठें और एक स्ट्रेट को मैनेज करने के लिए एक तरीक़ाकार के ऊपर एग्री करें। देखिए अब जो है विद एवरी पासिंग डे शजिया अमेरिका और इजराइल इस इलाके में अपने इन्फ्लुएंस को खोते चले जा रही हैं और गल्फ कंट्रीज को भी ये अंदाजा हो गया है कि उनको पसंद हो या ना हो इस इलाके के अंदर उनको ईरान के साथ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह ईरान को भी ये एहसास हो गया कि अगर कोई सर वाकई रियलाइजेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त एक मुश्किल सफारती तवाजुन का शिकार हैं ये गल्फ कंट्रीज, क्या वो अमेरिका की सिक्योरिटी शराकतदारी और ईरान के साथ जोग्राफियाई हकीकतों के दरमियान गैर जानिबदार रह सकेंगे? देखिए अगर तो गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अपने बेसिस देंगे अमेरिका को अगेंस्ट ईरान, तो ईरान उस चीज को कभी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर उनका वो जो जिसको कहते हैं ना लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक डिजाइन के तहत वो चाइना के खिलाफ या रशिया के खिलाफ उधर बेसिस रखना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि गल्फ कंट्रीज को और इवन ईरान को भी उसके ऊपर कोई यानी कि इख्तलाफ नहीं होगा। अब देखिए गल्फ कंट्रीज को बिल्कुल क्लियर जो है ना साइड लेनी होगी। उनको मेरे ख्याल अब अमेरिका को कहना होगा कि ठीक है आप हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। और मेरे अगर आप जो बड़ी गल्फ की कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और कतर, उन्होंने तो ये चीज अमेरिका को कह दी है, लेकिन ये बहरीन और कुवैत जो हैं वो अभी भी अपनी सरजमीन या अपने बेसिस दे रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। सो देखिए जब आप एक जंग की स्टेट में होते हैं तो अगर मेरे घर से मेरे नेबर के घर के ऊपर गोलियां चल रही हैं तो देन मेरा घर एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाता है, बेशक वो गोलियां मैं चला रहा हूं या ना चला रहा हूं। बिल्कुल सही, ठीक है। सो मेरे ख्याल में गल्फ कंट्रीज को यह एहसास हो गया कि अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी अगेंस्ट ईरान नहीं दे सकता, और अगर उन्होंने इस इलाके के अंदर को एग्जिस्ट करना है तो उनको ईरान के साथ रहना होगा। और जिस तरह अमेरिका पिछले 1-2 दिनों में टारगेटिंग स्ट्रेटेजी तब्दील कर रहे हैं, जिनके फ्रॉम मिलिट्री टारगेट्स दे शिफ्टिंग टू सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स, जिसके अंदर वो ग्रिड स्टेशंस, डिसैलिनेशन प्लांट्स, ऑयल स्टोरेज डिपोज, इनको हिट कर रहे हैं। अगर ईरान ने वो हिट करना शुरू कर दिए बहरीन और कुवैत के अंदर, तो ये तो इतने छोटे छोटे ममालिक हैं कि ये तो 2-3 दिन के अंदर जिसको कहते हैं ना वो उसी जगह चले जाएंगे जहाँ 50 साल पहले। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुने राउंड अप।